वेलकम बैक टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पूरा का पूरा एक्यूट इन्फ्लामेशन के बारे में। ठीक है, जैसे हमने पहली वीडियो में देखा था ना कि वास्कुलर इवेंट में क्या होता है, दूसरे वीडियो में हमने देखा सेल्यूलर इवेंट में क्या होता है, और लास्ट इवेंट में हमने देखा सेल्यूलर इवेंट का दूसरा स्टेप कौन सा, फेगोसाइटोसिस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा एक्यूट इन्फ्लामेशन को समरी की तरह पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिससे आपको पूरा का पूरा एक साथ ही रिवाइज हो जाए, कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि इन्फ्लामेशन क्या है। ठीक है, देखिए हमें पता ही है इन्फ्लामेशन क्या है। इट इज डिफाइंड एज अ लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मेमेलियन टिश्यू टू इंजरी फ्रॉम एनी एजेंट। ओके, इट इज अ बॉडी डिफेंस रिएक्शन इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और लिमिट द स्प्रेड ऑफ इंजरियस एजेंट फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ नेक्रोस सेल एंड टिश्यू। मतलब कि इन्फ्लामेशन एक हमारी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है जो क्या करती है कि कोई इंजरियस एजेंट की वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, सेल का नेक्रोसिस हो जाता है। तो या तो उस नेक्रोज पार्ट को दूर करता है, या फिर उस इंजरियस एजेंट को ही एलिमिनेट करता है, या फिर उसकी वजह से जो स्प्रेड होता है उसको क्या कर देता है, लिमिट कर देता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। देखिए हमारी बॉडी में बैक्टीरिया या मान लीजिए ग्राम नेगेटिव है, उसने क्या किया, एंडोटॉक्सिन रिलीज की। तो एंडोटॉक्सिन क्या करी, या तो मास्ट सेल के साथ बाइंड हो जाएगी या फिर सेल को डैमेज करेगी। अगर मास्ट सेल के साथ उसके सरफेस के साथ बाइंड हो जाएगी तो वो मास्ट सेल को क्या करेगी, मास्ट सेल को वो एक्टिवेट कर देगी और हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज करवाएगी। ठीक है, और अगर सेल को डैमेज करती है तो क्या करती है, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। तो फॉस्फोलिपिड का क्या होगा, फॉस्फोलाइपेज A2 की प्रेजेंस में एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एराकिडोनिक एसिड वो लाइपोऑक्सीजिनेज या फिर साइक्लोऑक्सीजिनेज, इन दोनों पाथवे में से पास होगा और ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन या फिर ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन है, वो क्या है, ये है हमारे इन्फ्लामेटरी एजेंट, मतलब कि इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स है जी। इन्हीं हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन की ही वजह से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स दो तरह के होते हैं, या तो फिर वास्कुलर इवेंट से आता है या फिर सेल्यूलर इवेंट से आता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं, सबसे पहले देखते हैं वास्कुलर इवेंट क्या है। ठीक है, वास्कुलर इवेंट में क्या होता है, ऑल्ट्रेशन इन माइक्रोवास्कुलेचर, जैसे कि आर्ट्रियोल है, कैपिलरीज है, वेन्यूल्स है, और इट इज अ अर्लीस्ट रिस्पॉन्स टू द टिश्यू इंजरी। मतलब कि टिश्यू इंजरी हुई तो सबसे पहले कौन सा रिस्पॉन्स आएगा, अल्ट्रेशन होगा माइक्रोवास्कुलेचर में। ठीक है, तो वास्कुलर इवेंट में जो अल्ट्रेशन होता है वो दो तरह से होता है, या तो फिर हीमोडाइनेमिक चेंजेस होता है या फिर अल्टर वास्कुलर परमेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हीमोडाइनेमिक चेंजेस। मान लीजिए सेल इंजरी हुई। ओके, तो सेल इंजरी हुई तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रांजिएंट वाजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, 3 to 5 सेकंड के लिए क्या होता है, ट्रांजिएंट वाजो कंस्ट्रिक्शन होता है। फिर क्या होता है, परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वाजोडाइलेशन, मतलब कि लंबे टाइम के लिए क्या होता है, वाजोडाइलेशन होता है। ठीक है, और इसी वाजोडाइलेशन के लिए क्या होता है, वाजोडाइलेशन की वजह से हम ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है माइक्रोवास्कुलेचर में, उसकी वजह से जहाँ पे भी ये ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया वहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी और वो पार्ट वार्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वाजोडाइलेशन हो गया तो उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी वजह से उस एरिया का जो लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा ना। ठीक है, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाने की वजह से क्या होता है, ट्रांसड्यूडेशन ऑफ द फ्लूइड इनटू द एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस। देखिए हमने पढ़ा था ना कि ब्लड वेसल्स में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑस्मोटिक रूल की मुताबिक यहाँ से जो प्लाज्मा है वो कहाँ पे जाएगा, एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में, और वहाँ पे क्या कर हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑस्मोटिक रूल की वजह से प्लाज्मा यहाँ पे गई एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में। उसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे प्लाज्मा कम हो गया, तो वो कम होने की वजह से उसके कंपैरिजन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए ना, इंक्रीज रेड सेल कॉन्सेंट्रेशन, तो उसकी वजह से ब्लड विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो है ना, फ्लो ऑफ दी
ब्लड वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, उसे हम कहेंगे स्लोइंग या फिर स्टेसिस। और इस स्लोइंग और स्टेसिस की वजह से होता है हमारा ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन। ठीक है, वो हम सेल्यूलर इवेंट में अच्छी तरह से हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे हीमोडाइनेमिक चेंजेस। अब अल्टर वास्कुलर परमिएबिलिटी। तो अल्टर वास्कुलर परमिएबिलिटी मतलब कि हीमोडाइनेमिक चेंजेस होने के बाद क्या होता है, ठीक है, ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन हुआ, मतलब कि न्यूट्रोफिल्स है ल्यूकोसाइट वो मार्जिन तक, सेल वॉल तक, माइक्रोवास्कुलर की वॉल तक पहुंच गए, तो अब क्या होगा, अल्टर वास्कुलर परमिएबिलिटी, मतलब कि वास्कुलर परमिएबिलिटी अल्टर हो जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, वास्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, किस मैकेनिज्म की वजह से ये इंक्रीज हो जाती है, तो हमने 5 मैकेनिज्म पढ़ी थी, कौन कौन सी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सेल, या फिर माइल्ड एंडोथेलियल इंजरी हो सकती है, या फिर डायरेक्ट एंडोथेलियल सेल इंजरी होने की वजह से ये होती है, या फिर ल्यूकोसाइट मीडिएटेड एंडोथेलियल इंजरी की वजह से हो सकती है, या फिर नियोवास्कुलराइजेशन की वजह से भी वास्कुलर परमिएबिलिटी अल्टर हो सकती है। ठीक है, तो हमें इनमें सभी मैकेनिज्म में 4-4 पॉइंट ही पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सेल की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है वास्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होने में, किस दरमियान, जब हमारा इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, ये मेन मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है। माइक्रोवास्कुलेचर है वेन्यूल्स, रिस्पॉन्स कैसा आता है, इमीडिएट ट्रांजिएंट। पैथोजेनेसिस मतलब कि किस फैक्टर्स की वजह से ये मैकेनिज्म होती है, तो हिस्टामाइन और ब्रेडिकाइनिन रिलीज होने की वजह से, और एग्जांपल है माइल्ड थर्मल इंजरी की वजह से। ठीक है, सेकंड है हमारा माइल्ड एंडोथेलियल इंजरी। माइक्रोवास्कुलेचर है कौन सा है, वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज, रिस्पॉन्स समवॉट डिले एंड प्रोलॉन्ग। ठीक है, लेट रिस्पॉन्स आता है और लंबे टाइम के लिए आता है। ठीक है, पैथोजेनेसिस इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF अल्फा की वजह से होता है, और एग्जांपल है हमारा सनबर्न्स। ठीक है, डायरेक्ट एंडोथेलियल सेल इंजरी, माइक्रोवास्कुलेचर है आर्टेरियोल, वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज। ओके, इसमें ये होता है, रिस्पॉन्स होता है इमीडिएट प्रोलॉन्ग या फिर डिलेड प्रोलॉन्ग। ठीक है, पैथोजेनेसिस से सेल नेक्रोसिस एंड डिटैचमेंट की वजह से, एग्जांपल है हमारा रेडिएशन इंजरी एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फोर्थ हमारा ल्यूकोसाइट मीडिएटेड एंडोथेलियल इंजरी। माइक्रोवास्कुलेचर यही जो माइल्ड एंडोथेलियल इंजरी में था, कौन सा, वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज। रिस्पॉन्स कैसा होता है, डिलेड या फिर प्रोलॉन्ग। ठीक है, पैथोजेनेसिस ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन होने की वजह से होता है एंडोथेलियल इंजरी। ओके, एग्जाम्पल मतलब कि ज़्यादा ल्यूकोसाइट एक्टिवेट हो गई है तो वो क्या करते हैं, एंडोथेलियल सेल को इंजर कर देते हैं। ठीक है, उसकी वजह से वास्कुलर परमिएबिलिटी अल्टर हो जाती है। एंड एग्जाम्पल है उसके पल्मोनरी वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नियोवास्कुलराइजेशन, मतलब कि नई नई वेसल्स बनने की वजह से भी ये हो सकता है। ठीक है, तो कहाँ पे होता है, ऑल टाइप ऑफ माइक्रोवास्कुलेचर में ये होता है। ठीक है, रिस्पॉन्स है एनी टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब कि कोई भी रिस्पॉन्स होता है, हो सकता है, जैसे कि इमीडिएट ट्रांजिएंट, समवॉट डिलेड प्रोलॉन्ग, या फिर इमीडिएट प्रोलॉन्ग और डिलेड प्रोलॉन्ग, या फिर डिलेड प्रोलॉन्ग। ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्स हो सकता है। पैथोजेनेसिस है एंजियोजेनेसिस। ओके, ठीक है, और एग्जाम्पल है उसका हीलिंग एंड ट्यूमर। ठीक है, तो ये हो गई हमारा अल्टर वास्कुलर परमिएबिलिटी के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं सेल्यूलर इवेंट को। ठीक है, फास्ट रिवाइज करेंगे इसको। सेल्यूलर इवेंट हमने देखिए, अल्टर वास्कुलर, ये वास्कुलर इवेंट हो गए, उसके बाद क्या होता है, सेल्यूलर इवेंट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दो प्रोसेस होती है। एक तो होता है एक्सुडेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट, ठीक है, उसके बाद होता है फेगोसाइटोसिस। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट का मतलब क्या हुआ, एस्केप ऑफ ल्यूकोसाइट, कहाँ से, ल्यूमेन ऑफ द माइक्रोवास्कुलेचर में से इंटरस्टिशियल टिश्यू में। ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो देखिए, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में सबसे पहले किस वजह से आता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स की वजह से, और उसके बाद में उसमें मोनोसाइट और मैक्रोफेज भी जुड़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट होता है, मतलब कि एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट की वजह से कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है चेंजेस इन दी फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड, मतलब कि अल्टर्ड परमिएबिलिटी। वासोडाइलेशन होने की वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, उसकी वजह से हमने देखा ना, स्लोइंग और स्टेसिस हो जाएगा। ठीक है, किसमें, वास्कुलर इवेंट में। और स्लोइंग और स्टेसिस की वजह से जो हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो होता है ना, नॉर्मल एक्सियल ब्लड फ्लो, उसमें क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाता है। ठीक है,
तो हम देखते हैं कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले है लॉस ऑफ दी, देखिए प्लाज्मा का लॉस हो गया एक्सुडेशन की वजह से, तो उसी की वजह से क्या होता है, स्टेसिस हो जाता है। और उसी की वजह से दो तरह के चेंजेस आते हैं। एक तो हमारी जो सेंट्रल स्ट्रीम होती है ना, जिसमें आरबीसी और ल्यूकोसाइट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो क्या हो जाती है, वाइडन हो जाती है। और हमारी, हमें पता है ऑस्मोटिक रूल की वजह से जो प्लाज्मा है हमारा कहाँ पे गया, एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में, तो उसकी वजह से प्लाज्मा कम हो जाएगा ब्लड वेसल्स में। तो जो पेरिफेरल प्लाज्मा जोन है वो कैसा हो जाएगा, नैरोर हो जाएगा। इस प्रोसेस को, मतलब कि प्लाज्मा के लॉस जो एक्सुडेशन की वजह से होता है, उसकी वजह से जो सेंट्रल स्ट्रीम वाइड हो जाती है और पेरिफेरल प्लाज्मा जो नैरो हो जाता है, उस फिनोमिनन को हम कहते हैं मार्जिनेशन। और इसी मार्जिनेशन की वजह से, मतलब कि ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना ब्लड वेसल्स में, उसकी वजह से जो ल्यूकोसाइड, मतलब कि जो न्यूट्रोफिल्स है, वो वेसल वॉल के नियर जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेवमेंटिंग। देखिए इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है, ठीक है, याद रखना। ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, रोलिंग एंड एडहेशन। तो रोलिंग का मतलब क्या हुआ कि जो ये पेवमेंटेड एंड मार्जिनेटेड जो न्यूट्रोफिल्स है वो स्लोली रोल ओवर करते हैं हमारे एंडोथेलियल सेल पे, ठीक है, एंडोथेलियल सेल के पे, ओके, उसे हम कहते हैं रोलिंग। और रोलिंग होने के बाद जो हमारे एंडोथेलियल सेल और ल्यूकोसाइड, मतलब कि न्यूट्रोफिल्स के बीच में जो बॉन्ड रोलिंग के दरमियान ट्रांजिएंट बॉन्ड बनता है, वो कैसा बन जाता है, फर्म बन जाता है, उसे हम कहते हैं एडहेशन फेज, ठीक है। तो रोलिंग तो हमें पता है किसकी वजह, मीडिएटेड बाय सिलेक्टिन, ओके। और सिलेक्टिन तीन तरह के होते हैं, ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन और एल सिलेक्टिन। ई सिलेक्टिन और पी सिलेक्टिन के ऑपोजिट हमारे न्यूट्रोफिल्स पे क्या प्रेजेंट होता है, साइलाइल लुइस एक्स मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन। एंड एल सिलेक्टिन जो हमारे ल्यूकोसाइड पे प्रेजेंट होता है, तो उसके ऑपोजिट कौन सा मॉलिक्यूल एंडोथेलियम में होता है, ग्लाइकेम 1, ठीक है। ये सब सारे के सारे याद रखना। ये हो गया रोलिंग। एडहेशन है का मतलब क्या हुआ, फर्म अटैचमेंट। अटैचमेंट कैसा होता है, स्ट्रॉन्गर हो जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, इंटीग्रीन की वजह से। दो तरह के इंटीग्रीन होता है, बीटा 1 इंटीग्रीन मीन्स VLF4 एंड सेकंड है हमारा मैक 1। तो VLF4 के अगेंस्ट एंडोथेलियम में कौन सा रिसेप्टर होता है, VCAM1। और मैक 1 के अगेंस्ट होता है ICAM1। तो ये हो गया हमारा रोलिंग एंड एडहेशन के बारे में, ठीक है। अब रोलिंग और एडहेशन होने के बाद क्या होता है, ट्रांसमाइग्रेशन। मतलब कि रोलिंग और एडहेशन कहाँ पे हुआ, वेसल्स वॉल पे हुआ। तो वेसल्स वॉल पे अब रोलिंग एडहेशन हो गया। तो एडहेशन होने के बाद क्या होता है, ट्रांसमाइग्रेशन, जिसे हम डायापेडेसिस भी कहते हैं। ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ल्यूकोसाइट है वो क्या करता है, हमारे माइक्रोवास्कुलर में माइक्रो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड ल्यूमेन में से कहाँ पे जाता है, एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में। तो वो क्या करता है, एंडोथेलियम को क्रॉस करके जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। देखिए ना, मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट अक्रॉस द एंडोथेलियम, उसे हम कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। किसकी वजह से होता है, CD31, मतलब कि PCAM1 की वजह से होता है, ठीक है। तो किस तरह से होता है, तो ल्यूकोसाइड है वो क्या सिक्रेट करते हैं, कोलिनेसिस सिक्रेट करते हैं, जो हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब कि स्पेस जनरेट हुई, उस स्पेस में से क्या होता है, ये ट्रांसमाइग्रेशन होता है ल्यूकोसाइड का, ठीक है। अब ट्रांसमाइग्रेशन हो गया तो उसके बाद क्या होता है, कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस का मतलब क्या हुआ, क्या देखिए, द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट आफ्टर क्रॉसिंग सेवरल बैरियर्स like endothelium, basement membrane, perivascular, myofibrils and matrix to reach the interstitial tissue is a chemotactic factor mediated process। मतलब कि ये ल्यूकोसाइट को कैसे पता चलेगा कि ये साइट ऑफ इंजरी है, तो ये सारे कीमोटैक्टिक फैक्टर्स की वजह से पता चलेगा, ठीक है। ल्यूकोट्राइन B4 है, C5 है, C3 है, इंटरल्यूकिन एंड सोल्यूबल बैक्टीरियल प्रोडक्ट की वजह से, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर्स है वो इशारा करते हैं किसको, ल्यूकोसाइट को, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हुआ है, इंजरी हुई है। तो इसी की वजह से, इन कीमोटैक्टिक फैक्टर की वजह से उसी दिशा में हमारा क्या जाता है, ल्यूकोसाइट, जिसे हम कहते हैं कीमोटैक्सिस, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेल्यूलर इवेंट का पहला स्टेप, कौन सा, एक्सुडेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट। अब सेकंड स्टेप है हमारा फेगोसाइटोसिस, ओके। एक्सुडेशन हो गया ल्यूकोसाइट का, अब क्या होगा, फेगोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइट क्या करेगा कि जिस वजह से इन्फेक्शस एजेंट की वजह से इंजरी हुई, उसे क्या कर देगा, ईटिंग कर देगा, ओके। मतलब कि सेल ईटिंग मीन्स फेगोसाइटोसिस। दो तरह के सेल से होता है, PMNS मतलब कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेज की वजह से। 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट होता है, फिर उस एजेंट का एंगल्फमेंट होता है, और लास्ट में क्या होता है, किलिंग एंड डिग्रेडेशन, ठीक है।
तो देखिए रिकॉग्निशन किस तरह से होता है, मैक्रोफेज पे दो तरह के रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, मेनोज एंड स्कैवेंजर। वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर देते हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर देते हैं, और उसके बाद उसका मैक्रोफेज के साथ अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इस फेगोसाइटोसिस की जो ये प्रोसेस है रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट की, उसको फास्ट करने के लिए हमारी बॉडी में स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं सीरम में, ठीक है, ब्लड सीरम में स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे उसको हम कहते हैं ऑप्सोनिन, जैसे कि आईजीजी ऑप्सोनिन, C3b एंड लेक्टिन्स। ये क्या करते हैं कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर क्या करते हैं, प्रोटीन कोट का फॉर्मेशन कर देते हैं और उसे प्रिपेयर करते हैं फॉर द ईटिंग, जिसे हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन, एंड दिस ऑप्सोनाइजेशन एनहांस द फेगोसाइटोसिस, ठीक है। अब रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट हो गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका एंगल्फमेंट, ठीक है। तो क्या एंगल्फमेंट किस तरह से होता है कि ल्यूकोसाइट क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अराउंड सुडोपोड का फॉर्मेशन करता है और एक वैक्यूल्स बना के उसको अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। तो वो जो वैक्यूल बनी जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसके फेगोसोम कहते हैं, और हमें पता है ल्यूकोसाइट में क्या होता है, लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये फेगोसोम और लाइसोसोम फिर एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है और क्या बनाता है, फेगोलाइसोसोम, ठीक है। ये हो गया हमारा एंगल्फमेंट। और फेगोलाइसोसोम फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, किलिंग एंड डिग्रेडेशन। दो तरह के मैकेनिज्म से होता है, इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म या फिर एक्स्ट्रासेल्युलर मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। तो हमने 3 तरह के इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था, कौन कौन सा, ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियल मैकेनिज्म, मतलब कि ऑक्सीडेटिव डैमेज बाय ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स एंड ऑक्सीडेटिव डैमेज बाय द लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स की वजह से 2 तरह से होता है, एमपीओ डिपेंडेंट एंड एमपीओ इंडिपेंडेंट। किस तरह से, सबसे पहले देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो NADPH ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में O2 फ्री रेडिकल्स बनाता है, ठीक है। ये जो फ्री रेडिकल्स है वो क्या करता है, फिर H+ के साथ जुड़ता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देता है, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो अगर MPO प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा, H2O2 है वो Cl, ब्रोमीन या आयोडीन जैसे हैलाइड के साथ जुड़ेगा और HOCl का फॉर्मेशन करके, या फिर HOI या फिर HOBr, और ये जो HOCl है वो क्या करता है, किल दी बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और अगर बॉडी में MPO प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब कि MPO इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, तो H2O2 है वो हेबरविस रिएक्शन के थ्रू OH बनाएगा, और या फिर फैंटन रिएक्शन के थ्रू Fe+2 की प्रेजेंस में OH फ्री रेडिकल्स बनाएगा, ठीक है। और ये क्या कर देता है, किल दी बैक्टीरिया, ठीक है। ये हो गई ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स के थ्रू ऑक्सीडेटिव डैमेज, ठीक है। अब है हमारा लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स के थ्रू ऑक्सीडेटिव डैमेज, ठीक है। तो उसमें कैसे लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स की वजह से होता है, प्रोटीएज, ट्रिप्सिनेज, फॉस्फोलाइपेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड MPO, ये सब जो सारे के सारे लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स वो क्या करते हैं, एक्ट अलोंग विद द ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स एंड क्या कराते हैं, प्रोटियोलाइसिस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हो गया लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स के थ्रू ऑक्सीडेटिव डैमेज। एंड थर्ड वन इज द नॉन ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, जैसे कि ग्रेन्यूल्स और नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म। और लास्ट वन इज द एक्स्ट्रा सेल्युलर मैकेनिज्म, जिसमें हमें सिर्फ नाम ही याद रखना है, ग्रेन्यूल्स और इम्यून मैकेनिज्म के थ्रू होता है किलिंग और डिग्रेडेशन, ओके। तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन, ओके। उसकी वास्कुलर और सेल्युलर इवेंट को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। और अगर आपको ये सारे के सारे नोट्स चाहिए तो मैंने मेरे सोशल मीडिया ग्रुप पे उसको डाल दिया और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।